नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आप सभी का CIFF के इस चर्चा सत्र में स्वागत है। आज मेरे साथ में दो ऐसी पर्सनालिटी है, मतलब गैर फिल्मी गैर कल्चर बैकग्राउंड होने के बावजूद वो दो महिलाएं अपने फील्ड में बहुत सारी महारत हासिल की हुए। ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हुए मैं बात करूंगी हेमा सरदेसाई और गीतांजलि। ये दोनों के मतलब आप चेहरे देखिए, इनका करियर देखिए, अगर आपके हाथ में अभी गूगल है तो। लेकिन रुकिए, पहले हम इनकी लाइफ जर्नी इन्हीं के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। और ये दो महिलाओं के नाम आप सुनते हैं तो देखिए इनकी बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन इनका जो काम है कोई भूल सकता है? हेमा जी के गाने, गीतांजलि की बहुत सारी सीरियल्स, भूल सकता है इनके चेहरे? जी नहीं। तो यही डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे इस सुबह की इस चर्चा सत्र में। हेमा जी और गीतांजलि, आपका ढेर सारा स्वागत है CIF के चर्चा सत्र में। पहले तो मैं जानना चाहूंगी, आप दोनों की जो बैकग्राउंड है गैर फिल्मी है, गैर कल्चर है, तो इस फील्ड में मतलब कैसे इंक्लिनेशन हुआ कि नॉर्मली ये फील्ड इतना सेफ नहीं माना जाता? आई एम सॉरी, आई एम द पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो, बट कैसे आना हुआ आपका और क्या कुछ कठिनाई फेस किया आपने? थैंक यू सो मच। देखिए, ये खूबसूरती है यहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके सवाल का जवाब देने से पहले कि महिलाएं जब एक दूसरे की इज्जत करती हैं तो एक महिला दूसरी महिलाओं को अपने आप सपोर्ट करती है। जैसे कि अभी हेमा जी इतनी सीनियर से मेरा मतलब उम्र का बिल्कुल भी नहीं है अनुभव और इतनी खूबसूरत बात है कि उन्होंने मुझे पहले माइक पकड़ा दिया ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड, थैंक यू। तो सवाल मेरा ये था कि गैर फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद आपने इस फील्ड में एंट्री की, आपने प्रोमिनेंट काम किया, आपका फेस आपकी काम की बड़ी सी लंबी लिस्ट बयां करता है। तो कैसे आना हुआ और कितनी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी यहाँ पर आने से? देखिए, आना तो शायद डेस्टिनी थी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरा फिल्म इंडस्ट्रीज में आना बिल्कुल ही इत्तेफाक था। ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम क्योंकि जनरल बातचीत कर रहे हैं, ऐसा होता है ना, कभी आपका कोई कोलीग नहीं आया और आपने उसकी जगह पे किसी और को काम सौंप दिया, तो मेरे हिस्से में ऐसे ही ये जर्नी आई हुई है। इसलिए मैं कहती हूँ कि शायद ये ईश्वर की चाहत थी, मेरी नहीं। मैं आज से अगर 15 साल पहले जाकर गीतांजलि मिश्रा से मिलती हूँ तो मैं वो गीतांजलि मिश्रा हूँ जिससे का फिल्मों से दूर दूर तक ना नाता है, ना ही इंटरेस्ट। और मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर तो किताबें भी हमारे यहाँ पर फिल्में नहीं आती थी। कभी मम्मी ने गलती से एक आध बार रद्दी में आई हुई मायापुरी हमने देख ली होगी तो मम्मी यही करना और कुछ मत करना जीवन में, पढ़। तो ऐसे वाले परिवार से आती हूँ तो शायद मैं इसीलिए कहती हूँ कि ये ईश्वर की चाह थी और इत्तेफाकन एंट्री हुई यहाँ पर। और जब आपकी मर्जी का नहीं होता है, उसकी मर्जी का होता है तो बेस्ट होता है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, और शायद इसीलिए मैं अभी तक कार्यरत हूँ इस फील्ड में। लेकिन अब जब मैं हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेस्ट हूँ और बेस्ट जगह पर हूँ। आई एम श्योर अबाउट इट। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि मैं बच्चन जी के बहुत बार इंटरव्यू कर रही हूँ, किया है मैंने। उनका एक डायलॉग है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। ये जो आपने कहा, मतलब आपके इस उम्र में ये जो आप में स्पिरिचुअलिटी, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। लेकिन पहले हेमा जी, आपका जो पहला सवाल था मेरा। That was lovely. Thank you, Harshida ji. It's great being with you here. तो बचपन से of course the naughtiest girl in school. कोएड स्कूल था, लड़के भी थे, मैं naughtiest थी। हाँ जी। और 6 बरस पे मेरी डिस्कवरी हुई एज अ सिंगर, विच वॉज शॉकिंग मेरे पेरेंट्स के लिए। उसके बाद जब 9 बरस पे मैंने पहले पब्लिक गाना गाया, जस्ट बाकी लोग गा रहे थे, तभी और भी मतलब वो ठाम लिया कि शी विल बिकम अ सिंगर। फिर इंडियन क्लासिकल भी मैं सीखी हूँ। लेकिन सबसे मेरी ज़िंदगी की बात यह है कि मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी खुदा ने लिखी है। मैं जो चाहती थी वो एक ही चाहती थी कि मम्मी डैडी का सपना पूरा हो। आई एम अ हैप्पी गो लकी पर्सन, नोन फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, इवन इन द स्टूडियोज इन मुंबई। पर अपने आप चीज़ें आई मेरे पास। और यहाँ पे शख्स भी बैठे हैं जो बोलते हैं हेमा का PR 0 है
कि बड़ी सेटिस्फाइड, बड़ी कंटेंट सी हूँ ऑलवेज। और ग्रां प्री मिला, आई वॉज इन कॉलेज और ग्रां प्री मिला, competing with 21 countries in Germany at the Pop Song Festival। और तभी मेरा नाम हर जगह पूरे वर्ल्ड में पीटीआई ने डाला था फ्रंट पेज पे कि शी वन द ग्रां प्री। ऐसा लगा कि बॉलीवुड में जाना इतना आसान होगा अभी, कि वन द ग्रां प्री, यू नो। सो आई वाज लाइक, डैडी मम्मी यू डोंट हैव टू स्ट्रेस, यू नो। लेकिन जब बॉलीवुड गई, अगर आप पूछेंगे तो तब तक की जर्नी, ये आप फर्स्ट प्राइजेज इन गोवा, फिर फर्स्ट प्राइज इन, दैट इज अबव द फर्स्ट प्राइज, ग्रां प्री इन जर्मनी, ऑडियंस डार्लिंग अवार्ड भी वहाँ पे मिला। और जब आई वापस और बॉलीवुड गई, अगर आपके सेकंड क्वेश्चन के बाद मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि दैट्स अनदर स्टोरी। गीतांजलि, मतलब जैसे आपने कहा, मतलब स्पिरिचुअलिटी इस यंग एज में, और साथ में आप कर्मा में भी विश्वास रखते हैं, मन का हो तो भी अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा। ये यंग एज में स्पिरिचुअलिटी से आपका कैसे कनेक्ट हुआ? मुझे लगता है कनेक्शन का उम्र से कोई लेना देना नहीं है मैम, क्योंकि जैसे हम इंसानों से कनेक्ट हो जाते हैं, मैं अभी मैम से पहली बार मिली हूँ और शायद मेरा कनेक्शन पहले से लिखा हुआ है या किसी जन्मा में हम नोन टू भी रहे होंगे, इसीलिए पहले आते ही हमारा इंटरेक्शन इतना कंफर्टेबल हो गया आप ही से। मैं अनफॉर्चुनेट कहूँगी इस इंडस्ट्री में होने के बावजूद आपसे मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है, बट उसके बाद में जो वाइब्रेशन मुझे आपसे आई, आई एम सो कंफर्टेबल। मेरे लिए ये काम नहीं है, अब मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, इंटरेक्ट होने के लिए और एक्टिंग करने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 3 महिलाएं बैठकर अपने जीवन की यात्रा, अपने अपने समय की, अपने अपने सिचुएशन की, अपने अपने अपब्रिंगिंग की, परवरिश की डिस्कस कर रहे हैं। तो जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी का आपने सवाल किया, वो शायद इनर है, इनर सोल है मेरा वो, क्योंकि बहुत कम उम्र से मैं महादेव जी के, हर हर महादेव, आज सोमवार भी है, बहुत कम उम्र से मैं महादेव जी के मंदिर जाती थी। और मुझे याद है कि मैं 6 साल की थी और वहाँ जाती थी, और मैं क्या करूँ, बच्चे थे, कोई कहता था बेटा माचिस दे दो, कोई कहता था अगरबत्ती दे दो, कोई कहता था अरे वो घंटी लेकर आ जाओ और मैं दौड़ दौड़ के सबके काम करती थी। बेसिक था शायद, वो बचपन भी था। फिर एक बार जहाँ तक मुझे याद है, अयोध्या जी में एक सम्मेलन हुआ था जहाँ पर उस मंदिर के पुजारी जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम आरती करोगी। जहाँ तक मुझे याद है मैं 7 साल की थी, तब तो इसका मतलब भी ठीक से नहीं पता कि किस तरीके से की जाती है आरती। सिर्फ मेरे लिए वो गाना था जो गाया जाता है और ईश्वर की आराधना में। मैंने कहा हाँ कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्लीज़ आप समय पे भेज दीजिएगा। मम्मी ने कहा ठीक है। वहाँ से ये सिलसिला जो है ईश्वर से, ईश्वर के रास्ते शुरुआत हुई, और ये उनकी दी हुई अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मुझे लगता है। वो चाहते थे कि, ऐसे कहा जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में कि भगवान जो है अपना भक्त स्वयं चुनते हैं, और मेरे हिस्से में या मेरी सोच समझ से उन्होंने मुझे चुना, मैंने उनको नहीं चुना, क्योंकि मैं तो इत्तेफाकन जाती थी, मेरे घर के बगल में था तो मैं जाती थी ऐसे ही, क्योंकि वहाँ पे कुआं था, वहाँ पर गाय थी जो महानगरों में देखने के लिए कम मिलती है। पर मैं जिस इलाके में रहती थी वहाँ पर ये सारी चीज़ें, वहाँ पे नीम का पेड़ था, बरगद का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, एक ही कंपाउंड में इतना सब कुछ। हनुमान जी भी थे, महादेव जी भी थे, मेरे आराध्य राम जी भी थे। तो मैं चली जाती थी शनिचर को, वहाँ पर एवरी सैटरडे रात भजन होता था, और मुझे याद है कुछ भजन बहुत सुनने में अच्छे लगते थे, कर्णप्रिय लगते थे। उस समय की बात है, तब तो समझ नहीं थी, तो उस लिए जाती थी। दैट वाज द अगर मैं आज के समय में बात करूं, वो बच्चे का एक एंटरटेनमेंट फैक्टर था इन अ डिफरेंट जोन। हेमा जी, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी गीतांजलि ने भी शास्त्र की बात की, तो 64 कलाओं में से संगीत एक कला जो कि डायरेक्टली भगवान के घर से आई हुई है। तो ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो भगवान के घर से आपके गले तक, ये जो आप कितना उसमें कनेक्ट होती है, और क्या कुछ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा उस शास्त्र से? मेरे पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हैं,
मैं उनकी डिवोटी हूँ। आज मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हूँ। और बचपन से मेरे लिए सोशल एक्टिविज़्म एक बहुत स्ट्रॉन्ग मायने रखता था। और जब मैं सोचती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ कुछ का अच्छा होता है, सब टुगेदर हो जाते हैं, या फिर कोई बिछड़े हुए हैं तो वो साथ मिल जाते हैं, किसी का प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करना है। ये ज़िंदगी भर किया है मैंने। अगर मेरी गानों के अलावा किसी ने गूगल किया कि सोशल एक्टिविज़्म क्या है तो वो भी आएगा। लेकिन जब मैं जर्मनी गई मेरे डैडी के साथ, मैं यंग थी इसलिए डैडी आए थे, तो जब मैंने ग्रां प्री विन किया और वहाँ 2 जर्मनीज थे, और मैंने कहा डैडी अभी मैं यहाँ आई हूँ ना, ये एक हो जाएंगे। लेकिन ऑफकोर्स डैडी हंस पड़े और बोले अरे इतना आपका मतलब सोच आपकी इतनी। और हम लोग वापस जब आए तो 1 महीने के बाद, नहीं आप ताज्जुब मत कीजिए, देयर इज अ स्टोरी अहेड ऑफ इट। सो 1 महीने के बाद वो उनकी टॉक शुरू हो गई कि 2 जर्मनीज को। और मैंने कहा देखो ना डैडी, मैंने कहा था ना आपको। तो बोले कि ओके ओके ठीक है, यू नो। भविष्यवाणी। बट मैनी ईयर्स लेटर मैंने जाना कि जब मैं मिली, देखो हम जन्मों से हमारा नाता होता है हमारे गुरु से, तो जाना कि जब मैं मिली गुरुदेव को, मैंने बहुत कुछ जाना कि 6 months बिफोर आई लैंडेड इन जर्मनी गुरुदेव वहाँ पे लैंड हो गए थे। और ही हैड वहाँ पे जाके उन्होंने शायद वो जो टॉक से उन्होंने, उनकी वजह से 2 जर्मनीज वापस आ गए टुगेदर और 1 जर्मनी हो गए। उनका वहाँ पे आश्रम है, ब्लैक फॉरेस्ट आश्रम, और वहाँ पे उनको बहुत सारा प्यार आदर मिलता है जब भी वो जाते हैं, क्योंकि ही इज़ द प्रोवन मोस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ जी। सो एवरीथिंग वॉज somebody else, कोई और कर रहा है मेरी ज़िंदगी में ये। हेमा जी, मतलब आपने कहा कि आपकी शुरुआत जो हुई वो बड़े स्टेज से हुई, द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, लेकिन जब आप स्टूडियो में जाते, एक कोना होता है साउंड प्रूफ, माइक के पीछे अकेले खड़े, कान में फ़ोन होता है बस हेडफोन, तो ये जो जर्नी थी और आपका पहला गाना, क्या क्या ख्याल आ रहे हैं दिमाग में? जर्नी आपको क्या बताऊं, ग्रां प्री विन किया, सोचा अभी अभी तो आई जस्ट हैव अ ब्यूटिफुल वॉक इनटू बॉलीवुड एंड एवरीबडी इज गोइंग टू से हाँ जी आप ये गाना सुनते थे। देखो कर्म भी होता है स्पिरिचुअलिटी में बोला तो कर्म में मोस्ट इंडस्ट्रीज में बुरे और अच्छे लोग होते हैं, और आपकी टेस्ट ली जाती है अगर खुदा ने आपको कुछ हुनर दिया है कि आप किस हद तक इसकी पूजा करोगे। तो जब आप निकलते हो, माँ बाप की इज्जत रखनी है, इसकी पूजा रखनी है जो आपको दिया है, ये सब सीख। उसके बाद आप जाते हो और गाना गाते हो, वॉकआउट, गाना गाते हो, क्या आवाज़ है बहुत सुंदर, फिर वॉकआउट। क्यों वॉकआउट? अश्लील प्रस्ताव। मैं ये पूछने वाली हूँ। हाँ जी। तो मेरा कर्म था कि आई हैड टू गो थ्रू दैट एंड कम आउट सुपर क्लीन। कि बाबा जब भगवान हमारे सामने होंगे, शायद प्रकट होंगे अभी, और बोलेंगे क्या किया आपने। कोई बोलेगा मैं ये हासिल किया, वो हासिल किया, इतनी फेम, इतनी शोहरत, पावर, मनी, ये सब बोलेंगे लोग। ये तो मैंने दिया, आपने क्या किया? जिंदगी भर कोशिश रही है और करती हूँ जो एक खुदा की बेटी ने करना चाहिए, ऐसी राह चलती रही हूँ और वैसी ही इंडस्ट्री में चली, और 100 से ज़्यादा गाने हो गए बॉलीवुड में, हॉलीवुड तक पहुँच गई। इसका प्रूफ है कि खुदा ही सब करते हैं, हम कुछ नहीं। बिल्कुल। पहले गाने की क्या कुछ मेमोरीज है? प्लेबैक सिंगिंग में आप स्टूडियो में थे, मुझे पूछ रही हैं? हाँ जी। पहले गाने की क्या कुछ मेमोरीज है, और 2 लाइन अगर वो बैक एक्चुअली पहला गाना मेरा था गूंज फिल्म में। आई थिंक इट वाज जूही चावला जी's फर्स्ट फिल्म ऑल्सो। समा ये सुहाना, नशे में तुम हो, नशे में हम हैं, ये गाना था। उसके बाद 2-3 गाने मेरे हिट हुए थे, लेकिन A.R. रहमान जी का आवारा भवरे जो है, मैं कहती हूँ कि विथ ऑल ह्यूमिलिटी पॉसिबल, कि हर जो माँ है वो आवारा भवरे जानती है, भारत की जो माँ है, और हर जो बेटी है वो बादल पे पाँव है जानती, जो मैं चक दे इंडिया में गा चुकी हूँ। अभी आपने टॉपिक निकाला कि कास्टिंग काउच म्यूजिक इंडस्ट्री में भी है,
छोटे पर्दे में भी है, तो कुछ बुरा सा अनुभव या जो नए लोग हैं जिनका कोई कनेक्शन नहीं है इस चीज़ से, उनको आप किस तरह से अलर्ट रहना चाहें का एडवाइस देना चाहेंगी? हेमा जी फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री, गीतांजलि फ्रॉम एन एक्टिंग इंडस्ट्री. सो पहले मैं please. Okay. तो देखिए, आप कितना भी कुछ भी हासिल करो, कितना भी पैसा हो, कितनी भी शोहरत हो, कितनी भी पावर हो, जो भी हो, अगर आपके मुंह पे स्माइल नहीं, क्योंकि मैंने इन सारे लोगों को, इनके सारे लोगों के बीच में रह चुकी हूँ, मैंने देखा है कि स्ट्रेस गरीब को जितना होता है उससे ज़्यादा इन लोगों को होता है जिनके पास ये सब है. तो अगर आप किसी भी परिस्थिति में रिच पुअर स्माइल बरकरार रख सकते हो तो आप सक्सेसफुल हो. कुछ भी नहीं आपके पास, फिर भी आप स्माइलिंग एंड हैप्पी हो, वही सक्सेस है ट्रू. हमारे इंडस्ट्री में ये सारे काम ऐसे करके, मैं जो आपने एडवाइस देने के लिए बोला, आफ्टर ऑल जो खुदा रहता है हमारे कॉन्शियंस में, हमारे अंदर, हमारे आत्मा में, उसको जलील नहीं करना है ये सब काम करके, क्योंकि आपने इस रात को अच्छे से सोना है, आपने खुश रहना है, स्माइलिंग रहना है, नॉट आर्टिफिशियली स्माइलिंग ऑफ कोर्स, बट यू हैव टू फील दैट स्माइल, दैट हैप्पीनेस एंड दैट जॉय, क्योंकि वो रास्ता आपने जो तय कर लिया कि मैं खुदा का जो दिया हुआ हुनर उसको पूजा मानूंगी, और ऐसा आप अगर जाएंगे तो उसको सच्ची खुशी है. बाकी जो इतना मिला, इतना हुआ, आप खुश हो? क्वेश्चन. गीतांजलि, मतलब एक्टिंग फील्ड में तो कास्टिंग काउच है, और हेमा जी ने एक शब्द यूज़ किया अश्लील प्रस्ताव, तो आपने इसको किस तरह से अवॉइड किया? और दूसरा, जो न्यू कमर है उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैम, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगी. अश्लील प्रस्ताव ये किसी एक फील्ड में नहीं है. हेमा जी भी उदाहरण है, मैं भी उदाहरण हूँ, और शायद जगत की हर महिला, हर पुरुष ने झेला है. अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग तरीके से प्रस्ताव का जो है ना, वो अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है. निर्णय लेना आपके हाथ में होता है. सो आप किस तरह की परवरिश से आते हैं, ऊपर से आपकी स्वयं की सोच क्या है. एक होता है इंस्टेंट, आजकल है ना मशीन, कॉफ़ी मेकर, इंस्टेंट वाला, प्री मिक्स वाला. तो हम उस ज़माने से ही शायद नहीं आते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो सोल है वो 50 साल पुरानी है. मैं बहुत कम एज की थी, और जैसे कि हमारे आसपास में होता है, थोड़ी सी ठीक ठाक लड़की हो, सुंदर दिखने में हो, ढंग से बातचीत करने में हो, या लड़का भी, तो कहते अरे ये तो हीरो बनेगा, अरे हीरोइन मटीरियल है. तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मैं भी ऐसे ही एक जनरल एटमॉस्फेयर से आती हूँ जहाँ पे ऐसे लोग कहते थे. तो एक दिन हमारे बगल में हमारे एक सीए हैं, उन्होंने कहा कि मेरे एक मित्र हैं सो एंड सो प्रोडक्शन हाउस में, वो वहाँ के करता धरता हैं, सो वुड यू लाइक टू गो. आई सेड अच्छा. हम ढक्कन उस समय उम्र के हिसाब से तो हमने कहा अच्छा ठीक है. मतलब हमसे अगर कोई 10 साल बड़ा है तो हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा, क्योंकि जीवन का उसके पास ज़्यादा अनुभव है, पढ़ा लिखा भी हमसे ज़्यादा है, हमसे बेहतर बैकग्राउंड से भी आता है. पर ये ज़रूरी नहीं है, मानसिकता बहुत मैटर करती है. खैर उन्होंने कहा, हम बोले हाँ ठीक है भैया, चाचा भाई जो भी थे, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगी, ना ही उस प्रोडक्शन हाउस का नाम मेंशन करना चाहूँगी. आज से 15 साल पहले वो बहुत ही इंडस्ट्री का टॉप प्रोडक्शन हाउस था. उन्होंने बहुत ज़्यादा बेंचमार्क दिया है इस टीवी इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को. ऐसे प्रोडक्शन हाउस के एक बहुत ही अहम व्यक्ति की बात है, जिन्होंने मुझे, मैं 15 साल की थी, मैं उनके ऑफिस में गई, और ये बात मैंने अभी तक कहीं बताई नहीं, क्योंकि जनरली मुझे लगता है कि नेगेटिव चीज़ों को टाल देना चाहिए जहाँ तक हो सके. जितना आप उसके विषय में बात करेंगे उतनी ज़्यादा वो फैलती है. तो उन्होंने यहाँ वहाँ की जनरल हाय हेलो अपब्रिंगिंग, ये वो पहले सब एक मोटा मोटा बेस बना लिया, जानकारी ले ली. एक होता है ना कि आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाला उसी हिसाब से आप पर वार करता है. तो हम बॉडम ढक्कन उम्र के हिसाब से
कम अनुभवी, हमने भड़ 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 सब कहते हैं ना कि पानी के बुलबुले जैसे सब बोल दिया, बचपना था। उन्होंने समझ लिया अच्छे से, क्योंकि हमसे उम्र में 3 गुने ज्यादा। बेटी बहन लड़की नादान परिंदा, उड़ान के लिए पंख चाहिए, ये सब कुछ नहीं सोचा। उन्होंने टारगेट किया आपके सिर्फ, खैर उन्होंने बहुत सारी बातें करने के बाद उन्होंने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग ऑन दिस सैटरडे? आई सेड नथिंग, ट्यूशन जाऊंगी और बस। लेट्स गो टू लोनावाला। उसके पहले मैंने कभी लोनावाला देखा भी नहीं था और पता भी नहीं था, सुना था बस। तो मैंने कहा वाई? उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे घूम फिर कर आते। मैंने कहा नहीं मम्मी नहीं जाने देंगी मेरी, मैं कहीं नहीं जाती हूँ अकेले। ओके। फिर उन्होंने कुछ बेस बनाया, लंबी बातचीत हुई करीब 45-50 मिनट की। नमस्कार। उसके बाद उन्होंने कहा, वो ऐसे सामने बैठे थे, हमारे बीच में एक टेबल था, मंटो की कहानी मत समझिएगा, हमारे बीच में एक टेबल था। उन्होंने वहाँ से एक वॉक लिया, ऐसे आते 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 यहाँ पर आए और फिर उन्होंने मेरे शोल्डर पर ऐसे हाथ रखा और हाथ रख कर उन्होंने ऐसे ऐसे किया। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। कहते हैं कि हमारे हर किसी को ईश्वर ने सेंसेस दिए हुए हैं, औरतों के पास थोड़ा एक ज़्यादा होता है। उसके पहले वो उस तरीके का फिजिकल अनुभव कभी किया नहीं था, तो बहुत अटपटा सा लगा। तो थोड़ी सी मैं ऐसे हो गई। जैसे ही मैं थोड़ी ऐसी हो गई तो उनका हाथ जो यहाँ पर था वो थोड़ा सा और यहाँ पर आया, मतलब सपोज टू बी पीछे से गीतांजलि, मैं डिस्टर्ब करना चाहूंगी आपको। अगर आप इमोशनली नहीं बोलना चाहती तो कोई बात नहीं, नहीं, मैम, क्योंकि ये हम जानना सब जरूरी जान है। She's a strong girl. Let her speak. It has nothing to do with the strongness. I am telling you the truth. और सच्चाई के लिए आपको किसी पत्थर की जरूरत नहीं होती, आपको पत्थर बनने की जरूरत नहीं। आप महिला हैं, आप इमोशनल हैं, आप इंसान हैं। और मैं वही कह रही हूँ जो हुआ है, शायद इसलिए मैं। तो उन्होंने जैसे उनका हाथ थोड़ा सा और नजदीक नीचे आया मेरे कॉलर बोन से सीने की तरफ, तो मैं ऐसी हुई थी, मैं ऐसी हो गई। ऐसी हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आई थिंक यू आर लिटिल अनकंफर्टेबल। आई सेड नो आई एम ओके। सो ही वाज लाइक कि आपको पता है बेटा, वैसे ही उन्होंने बेटे पे आए, आपको पता है इंडस्ट्री के विषय में? मैंने बोला नहीं। कॉम्प्रोमाइज शब्द जानती हो? नहीं। हम उम्र के 15 साल में थे, ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जहाँ पर कोई किताब भी नहीं एंटरटेनमेंट जगत की मिलती थी, तो नहीं पता, इस शब्द के बारे में भी नहीं पता। हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज शब्द का मतलब वो होता था कि ये नहीं मिला, अच्छा आज हमारा बिस्किट खाने का मन है, बिस्किट नहीं है, मम्मी ने हलवा दे दिया, हलवा खा लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया हमने अपनी चॉइस से। ये इसका मतलब मेरे लिए ये था तब। फिर उन्होंने मुझे एक डिटेल में बताया कि क्या होता है और किस तरह की चीज होती है। और मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती, पर मैं शायद उम्र के उस पड़ाव पे थी कि मेरे अंदर से जो है कपकपी सी छूटने लगी, अनइजीनेस हो गई। और जैसे मेरा कभी कभी बीपी ड्रॉप होता है तो मैं थरथराने लग जाती हूँ, वैसे ही थरथराहट हुई अजीब सी। और तब तक उनका हाथ जो है वो ऐसे आ गया था, मतलब मेरे गर्दन और सीने के बीच में यहाँ पर आ गया था। और मैं बहुत अनईजी हो रही थी। फिर अंदर से जो था ना कि ये था कि ये करीब 55 साल के आसपास के हैं और एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के हेड हैं, सीईओ हैं, और ये सारी बातें अपनी जगह पर, वो एक सुंदर सा ऑफिस, सुंदर सा सब कुछ, बेहतर जीवन, शायद ये 1 मिनट का हाँ और ना वाला फैसला मुझे कहीं बेहतर लेकर जाए, इस तरह का कोई सवाल नहीं आया। मैं जिस तरह के बैकग्राउंड से आती हूँ उसके बावजूद मैं बस वो जो कपकपी थी, मैंने धीरे से ऐसे हाथ छुड़ाया और सीधी बैठ गई। सीधे बैठ के मैंने बोला, सर मुझे एक बात पूछनी है। हमारे यहाँ पर मैं 15 साल पुरानी बात कर रही हूँ, क्या हमारे यहाँ पर अलाउ है कि हम किसिंग सीन और ऐसे सब दिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, देयर इज अ सेंसर बोर्ड, इट वाज इन्फॉर्मेशन। और तब मुझे नहीं पता कि ये एक सेंटेंस मेरे जहन में कैसे आया।
अब मैं ये बता रही हूँ तो मुझे एक अजीब सा अंदर से सूखापन है गले में, पर उस समय जो एक जवाब मेरे जहन में आया और मेरी ज़ुबान पर आया, शायद मैं अभी भी कहूँगी वो सिर्फ भोले बाबा ने मेरे लिए चुना होगा वो जवाब। मैंने कहा सर मैं यहाँ पर वो सब काम करूँगी, 24 घंटे काम कर सकती हूँ मैं, जो कहेंगे आप करूँगी, हर कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी, पर वही जो आप परिवार के सामने और इस कैमरे के सामने दिखा सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करना चाहूँगी जो कैमरे के पीछे होती है या बैकग्राउंड में चलती है, क्योंकि मैं बैकग्राउंड आर्टिस्ट बनने नहीं आई हूँ, मैं स्टेज आर्टिस्ट कैमरे के सामने काम करने के लिए आई हूँ। मैंने ये टूटे फूटे शब्दों में कहा था, पर यही मेरा जवाब था। और उसके बाद में तुरंत जो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे थे चेयर तक, तुरंत वो स्ट्रेट खड़े हो गए और उनका हाथ छूट गया। और मुझे लगता है आज के समय में कि मैंने सीधा उनके मुंह पर थप्पड़ मारा था, ये ना बोलकर और अपने भावी जीवन की बहुत ज़्यादा खूबसूरती से कल्पना ना करते हुए उस समय। पर क्योंकि आपकी स्किन से ज़्यादा आपकी स्किल मैटर करती है, तो आई एम हियर टू प्रूव माई स्किल, नॉट टू प्रूव माई स्किन, दैट इज गॉड गिफ्टेड। तालियां। सो थैंक यू। So गीतांजलि, proud of you. मतलब ये जो आपका अनुभव बहुत डरावना है, डरावना है मैम, बहुत और ज़्यादा है। मतलब ये जो आपने ना कहने का, आपने एक आपका जो बैकग्राउंड जो है फैमिली का, आपका कल्चर है, आपके संस्कार है, वो इतने स्ट्रांग है कि आप ना कह सकी, वो भी सोफिस्टिकेटेड वे से नहीं, एकदम डिसेंट पोलाइट वे से एट द टेंडर एज 15 साल में। बहुत लोग नहीं कर पाते ये सब, लेकिन उसके लिए मतलब आपका मैं पता नहीं मतलब किस तरह से मैंने सवाल पूछला और आपने जो आंसर दिया बहुत ही मतलब अभी भी मुझे वो डरावना वो सब घूम रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी साल से जर्नलिज्म कर रही हूँ और हमारे बीट में तो जर्नलिस्ट से कोई बदतमीज़ी करे या उल्टा बोले या यहाँ ऐसे कुछ नहीं होता। पर मैंने देखी है बहुत सारे मेल और फीमेल एक्टर और सिंगर्स जिनके साथ में ये सब होता है। बस एक ही चीज़ ये माइनस करे ना तो इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है। क्या कहती है माँ जी? किस बारे में? खूबसूरती के बारे में कि बोथ, अदरवाइज माइनस ऑल द वे। तो पहली वाली बात करती हूँ, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। सिमिलर थिंग्स, मतलब इवन सिंगर्स, लोग बोलते सिंगर्स भी, तो मुझे कहा गया था कि अरे बड़े बड़ों ने किया और आप आसमान से उतरी हो क्या? आज सोचती हूँ उतरी हूँ क्या आसमान से क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल चीज़ थी मुझे इस हद तक, मतलब जो भी एक्सप्लेन किया वो तो यू नो, ऑफ कोर्स आई डोंट नो, ऑफ कोर्स शी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, बट आई डोंट नो स्ट्रॉन्ग बोला तो उन्होंने बोला आई थिंक आई एम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ तक आने की किसी की जरूरत नहीं हुई। So it doesn't mean, it's just that from person to person, with all highest respect and love and pride for her. Okay. So, और हमारी इंडस्ट्री में वो भी है एक जो बुरे लोग हैं वो, if you're sitting next to them, ये ऐसा टच करना, जब आप शिफ्ट हो जाओगे एक मैसेज जाता है, don't mess. Okay. So there was a time कि इतना हुआ, म्यूजिक डायरेक्टर्स ने, there were only 7-8 singers, और म्यूजिक डायरेक्टर्स बोलते थे अरे हिट सिंगर है, प्रोड्यूसर बोलते थे हेमा जी को लाओ गाने के लिए, डायरेक्टर बोलते थे फिल्म के, लेकिन हेमा जी इज यूजलेस इन द सिटिंग रूम, यूजलेस माइंड, यूजलेस। आ जाओ स्टूडियो पे, ये गाना है गाओ, कम ऑन, दे वांट यू ना, सो कम ऑन सिंग। मैं कहती हूँ आपको, जिसके साथ खुदा है, पता नहीं वो कैसा गाना आता था। मैंने कुछ नहीं किया, आई प्रॉमिस यू, मैं ऐसी सभ्य और यू नो नम्रता ऐसी नहीं दिखा रही हूँ, जो सच बात है कि कैसे 5-10 मिनट में वो गाना आना, वो जाके फिर वो हिट हो जाना, और फिर गाने बहुत सारे 100 में से जो गाने मिले, वो किसी के साथ झगड़ा हुआ तो हेमा को बुलाओ, किसी के साथ अनबन हुई तो हेमा को बुलाओ, लेकिन गाना सुपर हिट तो है ना खुदा। सो ये एग्जाम्पल भी है फॉर अपकमिंग सिंगर्स। एक बात बोलूंगी लेकिन आपको, देयर वाज अ टाइम कि जिनको मैंने बहुत सारे हिट गाने दिए थे, म्यूजिक मेरे सामने बैठे थे, कोई नहीं था, कैमरा भी नहीं था, और बोले प्लीज से वन थिंग टू मी टू सैटिस्फाई माई ईगो, आई लव यू बोलना जैसे आप अपने पति को बोलोगे।
और मैं सेटिस्फाई हो गई क्योंकि आप मेरे जो लोग हैं बोलते आप मेरी लकी मैस्कॉट हो, तो आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल द सॉन्ग्स। मैं नहीं बोल सकती थी कोई भी आई लव यू, अंदर कौन बैठा है उसको जलील कैसे करूं, सॉरी, नॉट इवन दैट आई लव यू। बोले यू विल नेवर सी मी अगेन, इट्स ओके। मैं निकल गई, बादल पे पांव हुआ, और वो आप जानते हैं, मैंने कुछ बोलना नहीं है। बादल पे पांव है इस गाने के बाद 7 सिंगर नहीं रही, बहुत रियलिटी शोज की सिंगर आई थी, इतनी सारी। एक गाना गाने गई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के लिए, बोले कि 10 लड़कियां 12 लड़कियां ऑलरेडी गा चुकी है ये गाना, और इतने अश्लील काम करके गई हैं आपके साथ compete करने के लिए। क्या बोले वो? आपके साथ compete करने के लिए। आई एम गिवन द खिताब विथ ऑल रिस्पेक्ट टू माई मीडिया ऑफ इंडिया एज एम्बेसडर फॉर द गर्ल चाइल्ड। वो मेरी बेटियां हो गई, हे माँ वैसे भी हूं, ये मैं देख नहीं पाई। मैं इंडस्ट्री से बादल पे पांव है के बाद निकल गई। नॉट टॉलरेबल फॉर मी। उसके बाद सीधी हॉलीवुड, वो भी खुदा। दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये दो इतनी स्ट्रॉन्ग लेडीज है, इनका करियर आप देखिए मतलब बहुत ही चमकीला है, साथ में इनका स्ट्रगल भी है और अनहिडन स्टोरी भी है। ऐसे चमक नहीं आती, बहुत रगड़ना पड़ता है, घसना पड़ता है, लेकिन उसमें अगर आप रह गए, भूल गए, रास्ता घूम गए तो फिर अल्लाह मालिक है। लेकिन हेमा जी, आपने कहा आपने 100 से ऊपर गाने गाए, कौन सा गाना आपके दिल के करीब है और क्यों? मैं थोड़ा थोड़ा सब गाऊं, आप बोलिए। आपके करीब जो भी है यहाँ पे प्यारे प्यारे लोग। मुकेश जी and my darling here, she also wants me to sing, so Hemaji, before that I would like to say that वो गाने जो सभी की जुबान पे हैं, जिसके जरिए हेमा सरदेसाई को लोग जानते हैं, मैं वो गाने सुनना प्रेफर करूँगी, और मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठे दर्शक भी सुनना चाहेंगे आपसे। जो लोगों को नहीं पता है, जैसे कल रात को मुझे मेरे मैनेजर सर ने बताया कि मन का ये गाना आपने सुना है? मैंने कहा हाँ। ही वाज लाइक दिस इज ऑल्सो हेमा जी सॉन्ग, एंड आई वाज सरप्राइज। तो प्लीज 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 आप उन गानों के एक एक लाइन गाए जो दर्शकों ने नहीं सुना, जो जिनके get ready for entertainment please everybody. Okay, so I'll start with आवारा भवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए, कहना है तुमसे कहना है। फिर है मैं कुड़ी अनजानी हो आहा, जो आज रीमिक्स बन चुका है, 78 लाख व्यूज इन 1 मंथ। नील कमल जी जो भोजपुरी सिंगर है, उन्होंने किया है टी सीरीज के साथ, एंड वो आप जानते हैं उसी फिल्म में था तेरे प्यार में एली रेली, क्या है ये पहेली, सोना सोना ये ना होना, दिल तेरा हमें ना मांगता, सन सनननन सन सनननन जा जारी 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 पवन, मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। फिर तो है शाहरुख खान जी और अमिताभ बच्चन जी के साथ, जिनके साथ सिर्फ एक सिंगर गाई है। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। क्या बात है। अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको। फिर चली चली फिर चली 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 इश्क दी हवा चली। फिर तो है गुप्त 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 गुप्त। थैंक यू माय डार्लिंग सो मच। तो फिर है इश्क चांदी है, दिल्ली वालों की सबसे प्यारी पसंद।
इश्क सोना है, सोना सोना बाबा सोना सोना बाबा सोना सोना सोना, जंगल है आधी रात है लगने लगा है डर, दुनिया को भूल जानम समझा करो, जानम समझा करो, यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है, तेरे संग ये दुनिया अलग सी नजर आती है। शुक्रिया, और गाने हो तो बोलती जाऊंगी। हेमा जी शुक्रिया। मतलब बादल पे पाऊं बाद में। आपकी आवाज का जो एक टून है, एक रिदम है, उसका तो मतलब लाजवाब, ये एक ही वर्ड मैं कहना चाहूंगी। लेकिन एक बात बताइए, मतलब हर एक सिंगर की अपनी एक खासियत होती है, आपके आवाज में एक जो शास्त्रीय संगीत भी है, एट द सेम टाइम आप जो वेस्टर्न भी है, तो ये कॉम्बिनेशन पैदाइशी है कि आपने तैयार किया? खुदा की देन, जब उनका काम करना होता है तो अपने आप ऐसी चीजें दी जाती है। जैसे हॉलीवुड में जो एड सॉरी स्वीटहार्ट, कैन आई टेक द टाइम टू से दैट? थैंक यू। सो हॉलीवुड में एड शीरन का शेप ऑफ यू सुना है गाना? जिसने, कितना बड़ा गाना है सबको मालूम है, जिसने पब्लिश किया और ग्रैमी अवार्ड विन किया फॉर पब्लिशिंग इट। ही इज ऑल्सो द मेकर ऑफ TLC एंड ग्रैमी अवार्ड विनर ऑल्सो बिफोर दैट। टोनी ब्रैक्सटन लफेज रिकॉर्ड्स में थे वो। म्यूजिक मोगल ऑफ हॉलीवुड बोलते हैं उनको, टोनी मर्सिडीज। उन्होंने इन्वेस्ट किया है हेमा के आवाज में। आई एम द ओनली सिंगर इन इंडिया हु हैज बीन इन्वेस्टेड इन बाय हॉलीवुड। थैंक यू। जैसे आपके मैनेजर जी बोलते हैं, PR हेमा का 0 है। हाँ जी, तो सॉरी, हर्षदा। शास्त्रीय संगीत इन द It's okay. you say his name. I'll do that. Harshada ji, Captain Vineet is the person who said Hema's PR is 0, I love or else other songs. I would. Pritam was, a lot of people say it, people don't know which songs Hema has sung. Even I have the same. Acha, oh, okay. I have the same opinion about this. Yesterday I was going through your social media and then I realized, oh yes, your PR is completely 0. I'm proud of myself, man. Oh, I love you, baby. That's why we're getting along so well. मुकेश जी, आप सुन रहे हो ना जी? हाँ जी। Love you जी। Thank you जी। Thank you. देखिए, sorry, taking over. Yes. लो प्रोफाइल रहना और अच्छा काम करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। सो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, शायद इसीलिए ये कहावत बनी है, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे कि हेमा जी कह रही थी, इतने सारे कलेक्शन हैं इनके कि अगर सुनने बैठ जाएं तो शाम हो जाएगी। और मैम ने कहा कि ये वर्सिटैलिटी कहाँ से आई, खुदा की देन है या आपने इसको डेवलप किया है? खुदा यहाँ पे है अभी। ये क्या हो रहा है? This is so much of love. Where there is love, there is God. Thank you, my love, for the question. Thank you so much. No, I'm putting my own thought in this. मैम ने पूछा कि आपने इसे डेवलप किया, एट इस समय के साथ जो है वो डेवलप होते जाता है, उसे डेवलप करना बहुत कम है, अपने आप होते जाता है, क्योंकि वो खुद भी तो सुनता है, वो खुद भी तो कहता है, वो खुद भी तो करता है। सो हेमा जी की आवाज़ के लिए मैं ऐसा कहूँगी कि मखमली, मक्खन, फिर खुरदरापन, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे जैसे गाने आते जाएंगे, जैसे जैसे शब्द मिलते जाएंगे, वैसे वैसे वो सुर देते जाएंगी, जितना मैंने कल रात में इनके कुछ गानों को सुनने के बाद अनुभव किया है। सो द क्वेश्चन वॉज फ्रॉम रिस्पेक्टेड लेडी एंड दिस इज माई ओपिनियन ऑन दैट कि मखमली, मक्खन और फिर खुरदरापन, दिस इज वॉट योर वोकल इज दिस। मैं ये कह सकती हूँ, माय ब्यूटीफुल गीतांजलि जी, कि आज से कहीं भी कभी भी एक कॉल पे Hema is always there for you. That's great. I mean, I am so touched. glad. You're a तो beautiful म्यूचुअल soul. एडमायरेशन क्लब Thank you. हो रहा है यहाँ पर, देखिए। मैंने कहा ना, यहाँ पे खुदा है। I'm telling you. Woman empowerment. Such a beautiful morning. Wow. Actually, wow. Thank you Mukesh ji. Thank you Harshada ji. Thank you. मैं पूछना चाहूँगी कि जो भारत रत्न लता मंगेशकर है, उनका रियल नाम हेमा है, हेमा उनका रियल नाम है,
किस तरह से कुछ वाकयात हैं लता मंगेशकर जी से, और उनका कौन सा गाना आपके दिल के करीब है? मतलब बहुत कम लोगों को पता है लता मंगेशकर का नाम हेमा है, और हमारे साथ में साक्षात हेमा जी बैठी है, तो ये सवाल बनता ही है। आप सबको ताज्जुब होगा एक्चुअली। टाइम प्रॉब्लम? हाँ, इट्स ऑल गुड, ओके। मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर ऑफ गोवा, उनके बुक है उनका, राम मनोहर लोहिया जी उनके साथ थे इन द फ्रीडम फाइट। और लेट पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी, वो दोस्त थे। इतनी गहरी दोस्ती कि जब उनका वो मराठी ड्रामा होता था गोवा में, वो फेमस थे उसके लिए, बहुत ही फेमस नाट्य संगीत। तो अगर मेरी ग्रैंड मदर बोलती थी कि ये मुझे आज ये वाला आपका वो चेंज करते थे, उनके लिए बदलते थे, इतना प्यार था। वो हमारे घर में, ग्रैंडफादर के घर में रह चुके हैं, क्योंकि एक दौर बहुत बुरा आया था उनकी जिंदगी में। लता जी छोटी सी थी, हृदयनाथ मंगेशकर जी थे, बाकी मतलब अभी आए नहीं थे दुनिया में। वही मेरे ग्रैंडफादर, मेरे जो आजोबा हम कहते हैं, वो हमेशा कहते थे दीनाचो आशीर्वाद, मतलब पंडित जी का आशीर्वाद, इसलिए ये गा रही है ऐसे। तो इसमें कनेक्शन है। मैं मिली थी लता जी को, मैं आशा जी को भी मिल चुकी हूँ। लता जी भी जानती है आज, आशा जी भी जानती है स्टोरी। गॉड ब्लेस देम, लता जी का सोल, गॉड ब्लेस हर सोल, वो आवाज़, वो सब। लेकिन हाँ, कनेक्शन तो डेफिनेटली था। कौन सा गाना लता जी का आपके दिल के करीब है? है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अच्छा, डू वी हैव अ टाइम फॉर मोर क्वेश्चन, ऑडियंस क्वेश्चन, वी हैव टू स्टॉप, व्हाट इज इट, और वी हैव टू टेक अ ब्रेक, क्या है? Let's go ahead. When they'll come, we'll stop it. ठीक है। गीतांजलि, आपकी तरफ बढ़ते हुए, हाँ जी। आपने बहुत सारी सीरियल्स की है और अभी आप वेब सीरीज में व्यस्त है जी। तो एक एक्टर के लिए टीवी एक्टर से लेके वेब सीरीज एक्टर में अपने आप में क्या कुछ बदलाव, टेक्निकल बदलाव जानने जरूरी होते हैं? देखिए मैम, एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो एक्टर सिर्फ अभिनय करता है, एक पात्र होता है, एक कहानी होती है, उसमें उसका एक उसकी एक जगह होती है, जो वो रोल कर रहा है, और वो सिर्फ उसे निभाता है, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, कहीं माँ, कहीं बहन, कहीं बीवी, कहीं बेटी, कहीं वेश्या, व्हाटएवर। टेक्निकल अगर चीज़ों की बात करूं तो वो शायद मेकर्स और प्लेटफॉर्म वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, नॉट मी बीइंग एन एक्टर, क्योंकि मेरे लिए